हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं जे स्टेसी एडम इक्विटी थ्योरी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं इक्विटी थ्योरी जो दी है जे स्टेसी एडम ने। बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और एकदम सिंपल थ्योरी है। बहुत ज्यादा इसको समझने में आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक लाइन की ये थ्योरी है, बहुत ईजी है समझने में। थ्योरी क्या है? तो जे स्टेसी एडम, या प्यार से इनका जो जे मतलब है, पूरा नाम इनका जॉन स्टेसी एडम, इन्होंने ये इक्विटी थ्योरी दी थी ऑफ मोटिवेशन। इसमें इन्होंने सिंपल सी एक बात बोली। क्या बात बोली है सर? वो बात ये है कि एक एम्प्लॉय, इन्होंने बोला कि एक एम्प्लॉय जितने अपने एफर्ट्स डाल रहा है, जितनी अपने इनपुट्स डाल रहा है, उस हिसाब का उतने ही अमाउंट में उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से, अपने ऑफिस से उसको उतना आउटकम मिलना चाहिए। अगर वो इनपुट ज्यादा डाल रहा है और उसको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन उसकी केयर नहीं कर रहा, उतना उसको आउटपुट इन रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डिमोटिवेट हो जाएगा। समझो कि कोई दो एम्प्लॉय है। क्या है? दो एम्प्लॉय है, एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई। क्लियर बात है? दोनों क्या है? पेंटर है। दोनों को एक काम दिया गया कि आपको भैया एक 10 फुट की जो वॉल है, आपको उसको पेंट करना है। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर, सिंपल एकदम। और दोनों इंप्लॉइज को दिए जाएंगे मान लो 300 रुपीज टू पेंट दैट पर्टिकुलर वॉल। अब जो एक्स इंप्लॉय है, वो है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस। वो क्या करता है? अपने काम को फटाफट से कम समय में एकदम एब्सोल्यूट नो वेस्टेज के साथ पूरा कर देता है। वहीं जो इंप्लॉय वाई है, वो काम को धीरे धीरे करता है, इन एक्सपीरियंस है, उसको काम की ज्यादा नॉलेज नहीं, बहुत ज्यादा पेंट का वेस्टेज करता है, गंदगी अपने आसपास कर देता है, काम पूरा कर देता है, टाइम लगाता है, वेस्टेज करता है, गंदगी करता है, काम पूरा कर देता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दोनों ही इंप्लॉय को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्किल सेट, उनको क्या मिल रहा है? सेम रुपीज मिल रहे हैं, सेम वेजेस मिल रहे हैं। 300 रुपए एक्स को भी मिल रहे हैं, 300 रुपए वाई को भी मिल रहे हैं। जबकि एक्स ने काम क्या किया है? बहुत शानदार किया, कम टाइम में बेहतरीन उसने काम किया, बिना किसी वेस्टेज का। वहीं वाई ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, रिसोर्सेज भी वेस्ट किए, टाइम भी बहुत ज्यादा लिया, पर उसको पैसा सेम मिल रहा है। अब मुझे बताओ, ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में, ऐसे ऑफिस में जहां बहुत सारे इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, और सेम लेवल वाले इंप्लॉय को लग रहा है कि यार मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं ज्यादा केपेबल हूं, मेरी स्किल सेट ज्यादा है, बट दूसरे को मुझसे ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो क्या वो डिमोटिवेट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स ही बात है, बिल्कुल ही वो डिमोटिवेट होगा। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो यहीं पे ये इक्विटी थ्योरी आती है। इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब फेयरनेस। इक्विटी मतलब क्या? फेयरनेस। यानी जो इंप्लॉय जितना केपेबल है, जो जितना अपने एफर्ट्स डाल रहा है, जितना इनपुट डाल रहा है, उतना ही उसको आउटकम मिलना चाहिए। अगर उसको उसके कंपैरिजन में कम आउटकम मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? डिमोटिवेटेड, और वो अपॉर्चुनिटी तलाश करेगा। एक अपॉर्चुनिटी उसको अच्छी कहीं बाहर मिल जाए, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहां चले जाएगा? किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ये आपकी जे स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी यहीं पे खत्म। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये इतना ही है। बाकी अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अपन रीड करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी सिंपल इतना ही है कि एक एम्प्लॉय जितना इनपुट डाल रहा है, उसको उतना ही आउटपुट मिलना चाहिए। अगर उसको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, तो वो अपना इनपुट भी क्या कर देगा? कम कर देगा। भाई जितना उसको दाम मिलेगा, फिर वो उतना ही काम करेगा, फिर वो अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट क्यों लगाएगा? अगर वो देख रहा है कि 10 एम्प्लॉय है मेरे साथ में, वो 50 तरीके की गलती करते हैं, मैं एक भी गलती नहीं कर रहा हूँ, फिर भी उनकी सैलरी ज्यादा है, या उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है, उनको बोनस मिल रहा है, और मैं वहीं का वहीं हूँ, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बात अपन मान के चल रहे हैं ना। इंप्लॉय में कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी लोग गड़बड़ कर रहे हैं और उनकी सैलरी उनसे ज्यादा है। तो यहाँ पे एक इंप्लॉय को हर्ट होगा कि भाई मैं जितना केपेबल हूँ, मुझे उस हिसाब से पेमेंट नहीं मिल। क्लियर बात है? तो यहीं पे इक्विटी थ्योरी सामने आती है, जो ये बोलती है कि मैनेजर्स को इंप्लॉइज को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी हर नीड को फुलफिल करना चाहिए, जितने केपेबल है उतना उनको ट्रीटमेंट उस हिसाब से मिलना चाहिए। ये बात हर एक इंप्लॉयर को ध्यान में रखनी है। सिंपल बात है। क्लियर है? डायग्राम भी आप देख सकते हो। डायग्राम मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि कोई इंप्लॉय है, अपनी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, तो उसको लॉयल्टी बोनस दे दो, सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट दे दो। ठीक है? वो इनपुट क्या डाल रहा है? लॉयल्टी डाल रहा है। बिजनेस में कई सालों से काम कर रहा है, कभी भी बिजनेस के कोई भी ट्रेड सीक्रेट्स हैं लीक नहीं करता है, कंपनी से लॉयल, तो उसको उस हिसाब का व्यवहार करो, उसको सैलरी दो। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, उसको बेनिफिट दो। इंश्योरेंस अपन ने करवा दिया, ठीक है, कुछ अपन ने उसको फॉरेन ट्रिप पे भेज दिया। ठीक है? क्या है भैया? बहुत ज्यादा कमिटेड है कंपनी के लिए, तो उसको रिकॉग्निशन दो कि भैया आप तारीफ करो। ठीक है? 4 लोगों के बीच में बुला के उसकी तारीफ करो, उसको अप्रिशिएट करो, उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड बंदा है, अचीवमेंट उसको मिलेगी। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? फेयर बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है। हमको देखना है कि कौन सा इंप्लॉय कितना एफर्ट डाल रहा है, और उसको हम उस हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे आगे हम बढ़ाते रहेंगे। यही सिंपल इस थ्योरी का। क्लियर बात है एकदम? अब डिटेल में अपन धीरे धीरे पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे, एक दो चीजें और कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, और ब्यूटीफुल तरीके से इस वीडियो को एंड करेंगे। पढ़ो मेरे साथ। इक्विटी थ्योरी, मोस्ट popularly known as equity theory of motivation, was first developed by John Stacey Adams. Equity theory is simple and almost instinctive. Adams' equity theory calls for a fair balance to be struck between employees' input, that is hard work, skill level, tolerance, enthusiasm, and so on, and employees' output such as salary, benefit, intangible such as recognition, and so on. एक fair balance होना चाहिए employee के input और employee के output के बीच में।
The motivation equity theory calls for a balance between employees' input and output. If employees have a good grasp on what they are doing and what they want to achieve and how it will benefit them, they are more likely to stay motivated. It focuses on the premise that to be motivated, they are being rewarded fairly for the contribution from side. टाइम टू टाइम भैया आप उनको क्या देते रहो, रिकॉग्निशन देते रहो, जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस हिसाब से उनको रिटर्न में आप क्या देते रहो, रिवॉर्ड देते रहो। इससे उनको लगेगा हाँ भैया सब चीजें फेयर चल रही है और वो और ज्यादा मन लगा के और ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। नीचे, if the rewards don't match the efforts, employee feel distressed and demotivated. Result, less motivation, fewer efforts and bad results going forward. फॉर एग्जाम्पल मानो स्कूल में आपको या कॉलेज में अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, ग्रुप का प्रोजेक्ट है, वो आपके ग्रुप में है 10 मेंबर, ठीक है। मान लो 3 मेंबर्स तो कुछ काम ही नहीं कर रहे और 7 लोग हैं अपना एफर्ट डाल रहे हैं, मिल बांट के, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट वर्क प्रिपेयर कर रहा है, कोई इमेजेस वगैरह ला रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है और 2-3 लोग हैं कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपका वाइवा वाइवा होता है और सारे ग्रुप को मान लो इक्वल मार्क्स मिले, अगर आपको भी 10 में से 8 मिला है तो जिसने मेहनत नहीं की उसको भी 10 में से 8 मिला है। अब बताओ क्या ये आपके लिए अनफेयर ट्रीटमेंट है कि नहीं है? किसी ने कोई काम नहीं किया बट उसको उतना ही बराबर अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट है, उतना ही अमाउंट ऑफ उसको चीजें मिली है जो आपको मिली है, डिस्पाइट आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। यही सिंपल चीज इक्विटी थ्योरी बोल रही है कि आपको फेयर बैलेंस मेंटेन करना है। जिसने मेहनत करी आप उसको रिकॉग्निशन दो, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको आप लाइकली ट्रीट करो, जैसे आपने मेहनत की, आपको 8 मार्क्स मिल गए, 9 मार्क्स मिल गए, 10 मार्क्स दे दो। और जिसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है उसको आप 3, 4, 5 ऐसे नंबर दो, तब जाके ये प्रॉपर फेयर ट्रीटमेंट होगा एम्प्लॉइज के साथ। सिंपल। आगे, the concept of equity and exchange relationship derived from it will help you to understand this theory in a better way. 2-3 छोटे मोटे पॉइंट्स है उसको अपन डिस्कस करेंगे। पहला है overpaid inequity. Overpaid inequity क्या है? When an individual perceives that his outcomes are more as compared to his inputs in relation to others. The overpaid equity can be expressed as follows. Overpaid inequity क्या है भाई? जब एक पर्सन को लगता है कि जो आउटकम है आर मोर एज कंपेयर टू हिज इनपुट, यानी जितना वो एफर्ट नहीं डाल रहा उससे ज्यादा उसको आउटपुट मिल जा रहा है अदर के कंपैरिजन में, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ओवरपेड इनइक्विटी। अब इस स्टेज में क्या करेगा जो इंप्लॉय है वो और ज्यादा धीरे धीरे मेहनत करने की कोशिश करेगा और क्या करेगा? अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। या वो अगर बहुत ज्यादा आलसी इंप्लॉय होगा तो क्या होगा? वो बढ़िया से बस बेनिफिट लेते रहेगा और अपने काम में कोई भी चेंज नहीं लाएगा। ऐसा होगा तो इस केस में जो दूसरा वाला इंप्लॉय है जिसको पेमेंट दूसरों से ज्यादा मिल रही है, मेहनत कम कर रहा है और वो मेहनत को एक्सटेंड भी नहीं कर रहा है, धीरे से उसको इंप्लॉय जो इंप्लॉयर है आपका आइडेंटिफाई करके कंपनी से निकाल देगा। बट पहले केस वाला जो इंप्लॉय है जिसको लग रहा है कि नहीं यार कंपनी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है और मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, इस बात को मानते हुए क्या करेगा? अपने एफर्ट्स को इंक्रीज कर देगा। इसको क्या बोला जाता है? ओवरपेड इनइक्विटी, जहां एक पर्सन का आउटकम क्या है? मोर है एज कंपैरिजन टू इनपुट विथ रिलेशन टू अदर्स, अदर के कंपैरिजन में उनका क्या है? आउटकम ज्यादा है। नेक्स्ट इज आपका अंडरपेड इनइक्विटी। अंडरपेड इनइक्विटी क्या है? व्हेन एन इंडिविजुअल परसीव दैट हिज आउटकम्स आर लेस एज कंपेयर टू हिज इनपुट्स इन रिलेशन टू अदर। यहाँ पे क्या है? इनपुट वो ज्यादा डाल रहा है, उसको आउटकम कम मिल रहा है अदर के कंपैरिजन में। मतलब दूसरे लोग कम काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा सैलरी मिल रही है, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है बट इसका आउटकम कम निकल के आ रहा है। इसको हम बोलते हैं अंडरपेड इक्विटी। क्या? अंडरपेड इक्विटी, जहां आउटकम कम है अदर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज आपका सिंपल कॉन्सेप्ट इक्विटी, जहां पे हिज इनपुट्स आर इक्वल टू दोज ऑफ अदर्स, जहां वो उतना ही एफर्ट डाल रहा है उतना ही उसको आउटकम मिल रहा है, बराबर वालों को भी उतना ही मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 टीचर्स हैं, 2 टीचर्स का आप एग्जाम्पल ले लो, एक आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, एक आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। दोनों टीचर्स सेम टाइप ऑफ एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपकी 4 घंटे क्लास ले रहा है तो इकोनॉमिक्स वाले सर भी आपकी 4 घंटे क्लास ले रहे हैं। अकाउंट्स वाले सर को भी अगर मान लो 50,000 सैलरी मिल रही है, इकोनॉमिक्स वाले सर को भी 50,000 सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इक्विटी पे आ गए। दोनों का इनपुट सेम है, दोनों का आउटपुट सेम है, इक्विटी, कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन आएगी। क्लियर बात एकदम। आगे, thus Adams equity theory shows how motivation is derived from the working environment around us. If someone thinks that they are treated fairly, they will contribute more. If not, they won't perform well at all. सिंपल। आसपास के हमारे माहौल को देख के, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमको कितना मर्जी बोला जाए कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हम फिर भी कंपेयर करेंगे अपने आप को दूसरों से और हम देखेंगे कि भाई अगर उनके कंपैरिजन में हम अच्छे से ट्रीट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम और ज्यादा एफर्ट डालेंगे। लगेगा हमको कि हम ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, सैलरी दूसरे को ज्यादा मिल रही है, हम अपने एफर्ट्स डालना कम कर देंगे। इट इज where bias comes into the picture and if not addressed on time it leads to good employees exiting the organization at the first opportunity they get. अब यहाँ पे एक बायस क्रिएट हो जाएगा और जो अच्छा इंप्लॉय है, जो ज्यादा एफर्ट डाल रहा है बट उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, जैसे ही उसको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं बाहर, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से तुरंत स्विच कर जाएगा और आपको एक अच्छा इंप्लॉय क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। क्लियर बात है? There are 2 kinds of factor, inputs and output. It is helpful to consider and utilize them while working towards elevating employee experience to the next level at the organization. Let us have detailed look at types of input and type of output for Adams equity theory.
अब एक एम्प्लॉय क्या क्या इनपुट डालता है और उसके रिटर्न में क्या क्या वो आउटपुट एक्सपेक्ट करता है, इसकी एक लिस्ट है छोटी सी, आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो। एम्प्लॉय क्या क्या इनपुट डालता है, एफर्ट डालता है, लॉयल्टी, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, स्किल, एडेप्टिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म, पर्सनल सेक्रीफाइस करता है। उसके रिटर्न में वो क्या क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करता है कि भाई उसको एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, फाइनेंशियली उसको रिवॉर्ड मिले, रेपुटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास रहे, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले, प्रेज हो, जॉब सिक्योरिटी वगैरह, ये सारे वो आउटपुट क्या है एक्सपेक्ट करता है रिटर्न ऑफ इनपुट जो वो कंपनी को दे रहा है। क्लियर बात है? आगे, नॉट ऑल इनपुट और आउटपुट्स कैन बी क्वांटिफाइड एंड मेजर इजीली। एक क्वांटिटेटिव टर्म में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में हम हर कोई इनपुट या आउटपुट को मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लॉयल्टी, अब वो 10 रुपए जितना लॉयल है, 100 रुपए जितना लॉयल है, 1 लाख रुपए का लॉयल है या 10 यूनिट जितना लॉयल है, ये हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो यहीं पे यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे इनपुट, कुछ ऐसे आउटपुट होते हैं जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट इस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये आपके बिहेवियर से, इंप्लॉय के बिहेवियर से आपको दिख जाएगा। इंप्लॉय के बिहेवियर से आपको दिख जाएगा कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितना ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए वो अपना रेडी रहता है, ठीक है, कितना 100% एफर्ट डालने के लिए वो रेडी है। However, the theory suggests that managers should keep employee manage given input and expected output. Better balance leads to an increase in employee satisfaction. It's best to create a sense of fairness within a team to ensure maximum level of motivation, engagement and performance. और यहीं पे जो इक्विटी थ्योरी है वो सजेस्ट करती है मैनेजर को, भैया आप टाइम टू टाइम बहुत प्रॉपर्ली ध्यान देते रहो कि एक फेयर बैलेंस बना रहे, एक फेयर बैलेंस बना रहे, एक टीम काम कर रही है तो टीम में एक फेयर बैलेंस रहे, कहीं भी थोड़ी सी भी बायसनेस आए। अगर कहीं भी बायसनेस नहीं आएगी, प्रॉपर मोटिवेशन के साथ एंगेजमेंट दिखाएंगे एम्प्लॉइज, प्रॉपर एफर्ट डालेंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, इंप्रूव होगी और कंपनी का जो गोल है वो भी है। आगे, एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बिकम पॉपुलर अमंग ऑर्गेनाइजेशन एज इट हेल्प्स एचआरस, एचआरस यानी ह्यूमन रिसोर्स, इनका मेनली काम होता है एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, उनको एनालाइज करना कि किसकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, अप्रेजल वगैरह करना, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उसको जॉब से निकाल देना, इन सारी चीजें एचआर करते हैं। एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स। थिंक and set better decision making process at the core. An individual is said to be highly motivated if he perceives to be treated fairly, while the feelings of demotivation arise if an individual perceives to be treated unfairly in the organization. भाई एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड हो जाएगा अगर उसको लगेगा कि भैया उसको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है, और हाईली डिमोटिवेट हो जाएगा अगर उसको लगता है कि वो अनफेयरली ट्रीट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। The fact that removal of bias and fairness are important for motivation and employee well-being has helped organizations prioritize their relationship with the employees. The ones who have adopted this theory have seen better engagement, higher retention rate, the overall a productive workforce. अब जिन ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को समझा, इस थियोरी को अपने बिजनेस में अप्लाई किया, उनको क्या क्या चीज मिला भैया, बेटर एंगेजमेंट, आपके एम्प्लॉइज क्या है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटिव है, कोई भी नया काम तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, एंगेजमेंट शो करते हैं कि हाँ हम कर लेंगे। हायर रिटेंशन रेट, रिटेंशन रेट मतलब क्या कि आपके एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने समय के लिए बने रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं, तो रिटेंशन रेट। एंड ओवरऑल प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, बिना कम वेस्टेज में ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, कम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा अपन आउटपुट निकाल पा रहे हैं, तो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। दिस इज व्हाई मोटिवेशन इक्विटी थ्योरी इज ग्रेट टू इंप्लीमेंट इन मॉडर्न टाइम्स। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्लाई किया उनको इसके बेटर रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो मॉडर्न टाइम में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये थ्योरी को अपने बिजनेस में लगाना चाहिए ताकि उनका जो काम है बहुत ज्यादा इजी हो जाए, इंप्लॉइज आपके जो है मोटिवेटेड रहे और ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपनी जर्नी में और ज्यादा आगे बढ़ते जाए। ये था आपका एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नीचे आपको दिख रहा है विक्टर ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।